ईरान पर इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले को अब 7 दिन हो चुके हैं। ये हमला अब सिर्फ 2 या 3 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि खाड़ी के कई देश इसके चपेट में आ चुके हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर पूरी दुनिया पर इसका असर दिखना शुरू हो गया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा है। एक तरफ जहां हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत को यूएस की सबमरीन ने मार गिराया, इसे लेकर भी चर्चा हो रही है, तो वहीं भारतीय बाजार पर भी इस युद्ध का असर पड़ेगा। भारत तेल का सबसे बड़ा आयात करने वाला देश है और हमारा जो अधिकतर तेल सप्लाई है एनर्जी सेक्टर का, वो मिडिल ईस्ट खाड़ी देशों से आता है। तो निश्चित तौर पर जब आयात और निर्यात प्रभावित होंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था भी हिल जाएगी, जनजीवन भी प्रभावित होगा। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ आर्थिक जानकार पंकज जायसवाल जी हैं। पंकज जी, सबसे पहले युद्ध ये खिंचता चला जा रहा है, 7 दिन लगभग हो गए। ये युद्ध शुरू हुआ 2 देशों के एक देश पर ईरान पर हमला करने को लेकर, लेकिन चपेट में खाड़ी के कई देश आ गए हैं। सबसे पहले ओवरऑल असेसमेंट इस युद्ध का 7 दिन बाद किस प्रकार की स्थिति बनती नजर आ रही है? देखिए, युद्ध जो है हमेशा जो है अस्थिरता लेके आता है और जब भी युद्ध होता है तो डिस्रप्शन इन सप्लाई चेन होता है। और आप देख रहे होंगे कि भारत का जो है मिडिल ईस्ट के साथ संबंध, आप जिसे फारस की खाड़ी या अरबियन ट्रेड्स बोलते हैं, वो आज से नहीं है कि 100 साल 200 साल से, हज़ारों साल से जो है हमारा जो ट्रेड है वो मिडिल ईस्ट के साथ है। मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता में आप देखेंगे कि व्यापार के रूट मिलते हैं। तो अगर इतना पुराना व्यापार रूट हम इस्टेब्लिश करके रखें मिडिल ईस्ट में और वहाँ से हमारे रिलेशंस, चाहे आप व्यापारिक बोल लीजिए या सांस्कृतिक बोल लीजिए या राजनीतिक बोल लीजिए, वो काफ़ी अच्छे रहें, तो अगर वो देश डिस्टर्ब है तो हम बिना डिस्टर्ब हुए रह नहीं सकते। और आप देखेंगे कि आज के दिनों में जो वो मिडिल ईस्ट था एक बहुत बड़े सेंटर के रूप में, दुनिया के व्यापार के केंद्र के रूप में उभर रहा था। दुनिया के बहुत सारे जो निवेशक हैं वो यूएई में शिफ्ट हो रहे थे, उसके लिए क्या बोलते हैं, अपना वो सेंटर बना रहे थे, पूरी दुनिया में हम व्यापार करेंगे और यूएई में रहेंगे। तो उस चीज़ के रूप में उभर रहा था। अब कोई चीज़ डेवलप हो रही है और अचानक से उसके ऊपर किसी तरह का हमला आ जाता तो डिस्रप्शन होता ही है। दोहा, कतर, दुबई, यूएई, आप देखेंगे कि ये यूरोप की तरफ जो फ़्लाइट्स जाती हैं, यूएसए की तरफ फ़्लाइट्स जाती हैं, उनके हब के रूप में काम कर रहे थे। और जितने भी बड़े लोग हैं, व्यापारी लोग हैं या ट्रैवलर हैं, टूरिस्ट हैं, वो इन देशों की भी यात्रा करते थे और यूरोप और अमेरिका जाते वक्त यहाँ पे ट्रांजिट हब के रूप में इस्तेमाल करते थे। वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, वो सारे रूट्स डिस्टर्ब हुए हैं, सारे व्यापार डिस्टर्ब हुए हैं। हम एक नई जो है व्यापार गाथा लिख रहे थे। आप देखें, कुछ दिन पहले यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे और हमने एक ट्रेड डील साइन किया था। हम जो है आप चाबा बंदरगाह हमने बनाया था वहाँ पे, तो हम खुद एक पोर्ट बना रहे थे ईरान में। हम खुद वहाँ से एक आप देखेंगे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही थी, इंडिया इजराइल यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात बोले, तो उसी रास्ते से गुजर रहा था। तो हम जिस रास्ते से अपना घर बना रहे थे, उस रास्ते पे अगर कोई युद्ध चालू हो जाए तो हमारे व्यापार प्रभावित होंगे। तो निश्चित रूप से जो है इंडिया इससे अछूता रह नहीं सकता। हम भले ही अलग देश हैं, लेकिन आप कलेक्टिवली देखेंगे कि पूरा एशिया का जो क्षेत्र है वो हज़ारों साल से भारत के साथ जुड़ा, अखंड भारत का भी जो हिस्सा है वो ईरान में जाके जुड़ा हुआ है। तो हम तो पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो अगर वहाँ पे चोट लगी है तो दर्द यहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो भारत के आयात और निर्यात पर क्या ये दर्द देखने को मिल रहा है? किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है आयात और निर्यात पर? इस पे देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे ना कि वहाँ आप एक चीज़ तो आप सदियों से आप देख रहे होंगे, हज़ारों साल से मसालों का निर्यात हम व्यापार बहुत ज़्यादा खाड़ी देशों में करते थे। आप केरल से देखेंगे तो मसालों का एक बड़ी मात्रा में निर्यात हमारे यहाँ से होता था, तो वो निर्यात तो प्रभावित होगा ही होगा। दूसरा, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हम दुबई, यूएई देशों में यहाँ से करते थे। यहाँ से बहुत सी चीज़ें जो वहाँ पे जाती थी, खाद्य पदार्थों के सामान, तो वो भी हमारा प्रभावित हो रहा है। तो हमारा एक्सपोर्ट भी प्रभावित हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि जेएनपीटी बंदरगाह पे हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसमें पेरिशेबल आइटम है, उसमें अनियंस हैं। तो अगर वो काफ़ी अब समुद्र में जहाज जा ही नहीं रहा है, उधर बोलेगा क्यों जाएंगे भाई, वो कहीं भी जो है, अभी आप देखोगे हिंद महासागर में एक मिसाइल गिर गया और एक उस पे हो गया, तो अब वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा रही है। जो पहले से लोडेड गाड़ियाँ हैं, जो गोडाउन से माल निकल के वो ट्रक में पड़ा हुआ है, तो वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमारा तो एक्सपोर्ट हो रहा है। दूसरा, जो हम उस रूट से जो है ना, हमें एनर्जी हमारा बहुत सारा इंपोर्ट होता था। 3 मेजर हमारा इंपोर्ट है। जैसे आप पेट्रोलियम ले लीजिए, उसका इंपोर्ट है, एलएनजी का इंपोर्ट है, एलपीजी का इंपोर्ट है। पेट्रोल में हमारा जो 85 to 95% इंपोर्ट है, उसका करीब 35 से 50%। तो मेरा यही सवाल है कि हार्मुज से आता है। यही मेरा सवाल है कि
हमारा जो निर्यात है वो प्रभावित हो रहा है। भारत तेल का बहुत बड़ा एक आयात करने वाला देश है और मिडिल ईस्ट से होकर हमारा जो एनर्जी सेक्टर का एक पाइपलाइन है, पूरा चैन है, वो आता है। एनर्जी सेक्टर हमारा किस प्रकार से प्रभावित होने जा रहा है? ये तेल का आयात पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। देखिए, एनर्जी में हम 3 मेजर चीज़ की बात करते हैं। एक तो मैं ये पेट्रोलियम का बात करता हूँ, जो क्रूड ऑयल हो गया। दूसरा जो है LNG का हो गया। तीसरा LPG का हो गया। हम जो क्रूड ऑयल है करीब 85 to 90% आज भी हम आयात करते हैं, तो उसमें से 35 to 50% वो जो है इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से आ रहा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज हमारे लिए नहीं खुला रहेगा, वहाँ डिस्ट्रप्शन रहेगा, तो हमारा जो ये पेट्रोलियम पदार्थ का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट प्रभावित होगा। दूसरा हमारा जो LNG है वो भी करीब 50% के करीब हम जो है आयात करते हैं, और 50% का 50% जो है उसी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से आता है। और LPG है वो हम 60% के करीब आयात करते हैं, उसका भी 50% से ज़्यादा इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से आता है। तो आप देखेंगे ओवरऑल हमारा 40 से 50% के बीच ओवरऑल तीनों को मिला दें तो हम स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से ही हमारा सारा ये चीज़ आता है इंपोर्ट होके। तो अगर हमारी सप्लाई चेन जो रसद की सप्लाई लाइन है, अगर उस सप्लाई लाइन पर किसी तरह का दबाव आता है तो हमारे पास ये चीज़ें आपूर्ति प्रभावित होगी और इसका अल्टरनेटिव डेवलप करने में टाइम लगेगा। भले ही अभी आज भारत के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, लेकिन अगर आप अपने रिजर्व से चीज़ों को खर्च करने जा रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सप्लाई लाइन में संकट है, भविष्य में संकट इसके आ सकते हैं। तो ये है, और आपूर्ति कम होगी और पूरी दुनिया में सबको मालूम है कि भाई इसकी सप्लाई कम हो रही है, डिस्ट्रप्शन है, तो आप अल्टरनेटिव सोर्स के पास भी जाएंगे ना, तो वो भी रेट जो है आपको बढ़ा के देंगे। तो पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ने की जो है आशंका है अगर युद्ध लंबा खींचेगा तो। यानी आप कह रहे हैं कि सीधे तौर पर महंगाई की मार भी देखने को मिलेगी, उपलब्धता भी कम देखने को मिलेगी, कमी, और साथ ही साथ स्ट्रगल भी देखने को मिलेगा, यानी अर्थव्यवस्था का चक्र प्रभावित होगा। ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, तीनों चीज़ें कंज्यूमर से डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है, पेट्रोलियम डीजल जो है, ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज़्यादा खर्च होता है। LPG LNG ट्रांसपोर्ट से लेके किचन तक में आपको बहुत ज़्यादा खर्च होता है, इंडस्ट्रियल यूज होता है, कमर्शियल यूज होता है। तो जब इसके प्राइस बढ़ेंगे तो कंज्यूमर तक इसके प्राइस बढ़ने की पूरी चेन जाती है, तो महंगाई बढ़ेगी। और दूसरी बात क्या है, मंदी क्यों बोलते हैं? मंदी तभी बोलते हैं ना जब सप्लाई चेन स्लो हो जाता है। तो हमारा सप्लाई चेन स्लो होगा तो मंदी भी आएगी, तो महंगाई जो है मंदी लेकर आएगी। तो आप देखेंगे इससे जो है हमारा आयात बिल भी काफ़ी बढ़ेगा। तो जो ट्रेड घाटा होता है, ट्रेड डेफिसिट है, चालू खाते का घाटा बोलते हैं, मतलब आयात की वैल्यू ज़्यादा हो गई, निर्यात की वैल्यू कम हो गई, तो निर्यात तो हमारा ऐसे ही प्रभावित हो गया, और आयात जो है वो महंगा हो गया और आयात की मात्रा भी कम हो गई। लेकिन चूंकि महंगा ज़्यादा हो गया तो आयात बिल का पेमेंट ज़्यादा हो गया, तो चालू खाते का भी बढ़ेगा घाटा, ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ेगा, और डॉलर इसमें बहुत मजबूत होता जाएगा। पहले ऐसा लग रहा था कि सोना चांदी जो है लोग युद्ध की तरफ भागेंगे, अभी सोना चांदी की संभावना तो है बढ़ने की, सोना चांदी से ज़्यादा जो डॉलर बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इस मौके पे डॉलर की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, आपको पेमेंट करना है, डॉलर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो डॉलर एसेट्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तो अभी जो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, सुरक्षित निवेश में सोना चांदी से पहले डॉलर एसेट्स आ गया, इसलिए आप देखेंगे कि डॉलर का रेट बढ़ेगा, और जो निवेशक है जो वो US फेड रेट कट नहीं करेगा अपना, तो निवेशक जो है डॉलर के एसेट्स खरीदेंगे। तो सोना चांदी में जो तीव्रता की उम्मीद की जा रही थी वो सेकेंड में बढ़ेगा, लेकिन उससे कम गति में बढ़ेगा, और शेयर मार्केट उथल पुथल रहेगा। आप कह रहे हैं कि शेयर मार्केट उथल पुथल रहेगा, अर्थव्यवस्था की जो पहिया है वो धीमी हो जाएगी। अभी युद्ध के 7 दिन हुए हैं और महाराष्ट्र के ही कई जिलों में जो कॉमर्शियल सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, उसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है, ताकि जो घर पे उपलब्ध होने वाले सिलेंडर है LPG, उसकी सप्लाई में कोई बाधा ना आए। 7वें दिन ही अगर ये स्थिति है तो आप आने वाले दिनों में क्या स्थिति देखते हैं? तो हाहाकार मचने वाली स्थिति बन जाएगी। सरकार प्रिकॉशनरी मेजर लिया है उसने, कम से कम आम आदमी के घर पे जो खाना बनने की सप्लाई हो उसको न रुके, और एक तरह से वो एक प्रिकॉशनरी मेजर है। अभी हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, लेकिन अगर हम उस लेवल पे आ जाएं कि उसका इस्तेमाल करने लगे तो सरकार प्रिकॉशनरी मेजर लेके ऐसे खर्चों पे जरूर कंट्रोल करेगी जिसके कारण जो है हाहाकार न मचे। लेकिन ये संकेत अच्छे नहीं है अगर सरकार इस स्टेज पे जा रही है। जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में भी जिनको डीजल की ज़रूरत होती है, पेट्रोल की ज़रूरत होती है बड़े पैमाने पर, उनके पास फ़ोन आने लगे हैं भाई आप डीजल पेट्रोल का एक्स्ट्रा स्टॉक कर लीजिए या कैश पेमेंट एडवांस कर दीजिए, सो दैट हम ऑर्डर बुक कर लें, क्योंकि इसमें भी जो है संभावना हो सकती है कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई ना हो। तो कंस्ट्रक्शन भी प्रभावित होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जितनी भी कंस्ट्रक्शन मशीनरी है सब में जो है पेट्रोल और डीजल लगते हैं। तो अगर वो प्रभावित होगा, कटिंग के लिए गैस लगता है, वो प्रभावित होगा, तो कंस्ट्रक्शन जो इंफ्रा का जी भी हमारी गति है वो भी रुकेगी। खाली ये
इसका नहीं है कि पेट्रोलियम घर का इंडस्ट्रियल यूज का, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी स्पीड रुकेगी। तो ये संकट तो आना ही 7वें दिन में, क्योंकि आप देख रहे हो युद्ध जो है लगातार बढ़ ही जा रहा है। आज पता चला उसने अजरबैजान को भी अपने उसमें ले लिया। अब 12 कंट्री को या 13 कंट्री पर अटैक हो रहा। एक तरह से आप इंडिया के नज़दीक श्रीलंका के पास भी एक मिसाइल आके गिरा है। तो इस युद्ध की चपेट में हमारा भी सीमा जो है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत फ्री हैं। उनके मिसाइल्स का रेंज हमारे देश में, भले ही भारत के साथ संबंध अच्छे हैं, भारत ने अपना न्यूट्रल पोजीशन लिया है, लेकिन हम एकदम सटे हुए हैं ईरान से, और ईरान से सटे हुए हैं और हम निष्पक्ष भी नहीं रह पा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं जो है हमको कोई न कोई पक्ष लेना पड़ रहा। हालांकि अभी हमारे स्टेप सारे अच्छे हैं, हमने उधर मधुमक्खी के छत्ते में अपना हाथ नहीं डाला है, लेकिन मधुमक्खी उड़ेगी तो ये आशंका है कि कुछ मधुमक्खियां हमारी तरफ भी आ सकती हैं। इसकी आशंका के चलते सरकार प्रिकॉशनरी मेजर ले रही है। इसी कारण आप जो बोल रहे हैं वो हुआ होगा। आप अर्थव्यवस्था को बहुत बखूबी समझते हैं और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, बचाए रखने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स को भी आप समझते हैं। भारत सरकार के पास ऐसे क्या क्या विकल्प हैं जो हम चर्चा कर रहे हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से जो हमारा आयात होता है क्रूड ऑयल का, LPG का, LNG का, क्रूड ऑयल का, अगर वो प्रभावित हो रहा है तो हमारे पास विकल्प क्या है? भारत कैसे इस संकट से कुछ समय टाल सकता है, बच सकता है, या फिर इससे उबर सकता है? देखिए, एनर्जी सोर्स डाइवर्सिफिकेशन तो भारत किया हुआ है, ऐसा नहीं है। हम रसिया से जो है बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट से भी करते रहे हैं। तो अब इसको और अपना डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। भाई जैसे कुछ दिन पहले जो ट्रंप ने बोला कि आप वेनेजुएला से कर लो, एक सोर्स उसने भी पैदा किया। तो एनर्जी सोर्स का हमको डाइवर्सिफिकेशन करके जो अन्य देशों से हमें जो सप्लाई मिले, जैसे रसिया से, वहाँ से, उनके साथ बातचीत और मात्रा दोनों बढ़ानी पड़ेगी। एक तो ये करना पड़ेगा। दूसरा जो है हमको ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी की, तक रिन्यूएबल एनर्जी जो है सर्वत्र उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि उस पर किसी देश का कब्जा है। सनलाइट है, सबके पास है। तो हम रिन्यूएबल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी पे जितना जल्दी शिफ्ट हों उतना ज़्यादा हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे, अदरवाइज हम लड़खड़ा जाएंगे। तो सरकार के पास दो ही है, एनर्जी सोर्स का डाइवर्सिफिकेशन करे और जल्दी से जल्दी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, मतलब आक्रामक तौर पर, युद्ध स्तर पर जो है शिफ्ट हो, सो दैट जो है हम डिपेंडेंसी जो है ऑयल पे, हम जो हमारा कंजम्पशन है उसको ख़त्म करके हम एनर्जी में आत्मनिर्भर बने। बस यही एक रास्ता है सरकार को इस स्थिति से भविष्य में भी निपटने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो एनर्जी सेक्टर के संकट से उबरने के लिए भविष्य में जल्द से जल्द भारत सरकार को एक वैकल्पिक व्यवस्था पर काम करना होगा और ये युद्ध स्तर पर करना होगा, यानी हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ क्रूड ऑयल पर ना टिकी रहे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात पंकज जायसवाल ने कही कि भारत ने अब तक मधुमक्खी के छत्ते में हाथ नहीं डाला है, लेकिन जब मधुमक्खी उड़ेगी तो कुछ मधुमक्खी भारत की तरफ भी आ सकती है, यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर भारत को भी इस युद्ध का सामना तो करना ही होगा। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई।